हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सभा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे और इसके अतिरिक्त पॉइंट के बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आप 5 सेट का सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो उसका आप सॉल्यूशन जरूर कर ले, ताकि आपका प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगा। और हाँ, अगर आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे शिक्षा सेवा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब क्या होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, कॉपर सल्फेट बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है तांबा धातु। देखिए, तांबा का क्या होता है सिंबल, Cu। उसके बाद देखिए, तांबा धातु को किसके साथ, जिंक सल्फेट के घोल में, यानी देखिए जिंक सल्फेट का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, ZnSO4 हो गया। इसके साथ घोल में घोला जाता है यानी डुबाया जाता है, तब पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए, हम यहाँ पे इक्वेशन बना लिए। अब इक्वेशन से देखेंगे इसमें क्या प्रतिक्रिया होकर इसका प्रतिफल क्या बनेगा। देखिए, यहाँ पे दो तत्व दिया हुआ है, एक है कॉपर और दूसरा है जिंक। इस तरह के सवाल बनाने के लिए आपको क्या पता रहना चाहिए कि कौन सा धातु यानी कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है कि कौन कम क्रियाशील है, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। और आपको बता दें, अगर आप क्रियाशीलता श्रेणी को एक ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो इस पे हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए, कॉपर है, यहाँ पे जिंक है। तो हम लोग जानते हैं कॉपर और जिंक में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, जिंक होता है। और कॉपर जिंक की तुलना में कम क्रियाशील होती है। तो ये तो ज़्यादा क्रियाशील है, जिसके कारण कॉपर से विस्थापित नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। इसलिए अगर ज़्यादा क्रियाशील होता तो विस्थापित हो जाता, लेकिन जिंक ज़्यादा क्रियाशील है इसलिए यह विस्थापित नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, डैश एक हैलोजन है। अब देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमको बताना है कौन हैलोजन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हैलोजन 17 नंबर ग्रुप में आते हैं। और कौन कौन सा तत्व होता है इसमें, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद अस्टाटीन। ये जितने भी तत्व दिया गया है यह सब कथी में आते हैं, 17 नंबर ग्रुप में आते हैं। तो देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम नहीं होगा हाइड्रोजन में। उसके बाद क्रिप्टन, ये तो 18 नंबर ग्रुप में आते हैं। उसके बाद क्लोरीन, देखिए क्लोरीन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन, जो कि हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं। और हाइड्रोजन ग्रुप कितने नंबर समूह को कहा जाता है, तो 17 नंबर समूह को हाइड्रोजन समूह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्त्री में पाया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है XX गुणसूत्र, उसके बाद X गुणसूत्र। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, XX गुणसूत्र, जो कि स्त्री में पाया जाता है। और बात कर ले पुरुष में कौन सा गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र को हम लोग क्रोमोसोम के भी नाम से जानते हैं। तो पुरुष में XY गुणसूत्र होता है और स्त्री में XX गुणसूत्र होता है। और बता दें, गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितना होता है, 46 होता है, यानी 23 जोड़ा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो देखिए, अस्थायी ऊतक को निर्माण के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं को अलग यानी विभाजित करने वाले ऊतक का नाम बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जिसको हिंदी में हम लोग विभज्योतक ऊतक के नाम से जानते हैं। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, विभाजन। तो विभाजन का काम कौन सा ऊतक करता है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक या विभज्योतक ऊतक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पे क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं। तो आपको बता दें कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यह कैसे आया है, तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसको आप नोट कर सकते हैं, C-0/100 F-32/180
उसके बाद K माइनस 273/100। इस फार्मूला से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे C कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना बराबर है 32 है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 वाट की एक इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे तक किया जाता है, तो कुछ एक दिन में मशीन द्वारा खपत ऊर्जा होगी। तो देखिए हम लोग इस पे आधारित एक फार्मूला बताए थे कि अगर हमको यूनिट निकालना है, देखिए यहाँ पे यूनिटें पूछा जा रहा है, तो इसका फार्मूला था वाट गुने घंटा बट्टा 1000। तो यहाँ पे देखिए वाट कितना है 750, उसके बाद देखिए घंटा कितना, घंटा 4 घंटा, तो अब इसके बाद 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से काटेंगे 25 से 75, यहाँ पे 25 चौके 100 है, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3 यूनिट या 3 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे देखिए 3 यूनिट दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको इस फार्मूला को याद रखना चाहिए, ताकि आप इसका मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का दूसरा समीकरण डैश के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे गति का पहला समीकरण दिया गया था और पूछा गया था कि कौन सा रिलेशन दर्शाता है। यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण, तो हम लोग जानते हैं गति का 3 समीकरण होता है, जो कि सरल रेखा के लिए एक होता है v = u + at, एक होता है s बराबर ut + 1/2 at², एक होता है v² बराबर u² + 2s। तो यह फर्स्ट, तो यह सेकेंड इक्वेशन हो गया और यह थर्ड इक्वेशन हो गया। तो क्वेश्चन है देखिए गति का दूसरा समीकरण किसके बीच रिलेशन दर्शाता है, तो दूसरा होता है यह स्थिति और समय के बीच रिलेशन दर्शाता है, स्थिति और किसके बीच, समय। और आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि तीसरा समीकरण किसके बीच, तो यह स्थिति और वेग के बीच रिलेशन दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्या था दूसरा समीकरण है तो स्थिति और समय, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो डैश परावर्तन होता है, तो क्या होता है नियमित परावर्तन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नियमित। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से बहने वाले धारा और उसके टर्मिनल में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो देखिए यह जो नियम है यहाँ पे हमको बताना है कि किस नियम के द्वारा इसको बताया जाता है, आवेश का नियम, विकिरण का नियम, ओम का नियम या जूल का नियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या होता है कि किसी तार के बीच जो प्रवाहित धारा होती है वह विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। उसके बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है v = IR, जहाँ पे R कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा I = v/R। यह किसका नियम होता है, ओम के नियम। तो यहाँ से आप इसका एक फार्मूला भी याद रखिएगा और यह ओम के नियम भी हो गया। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजेटिव एलिमेंट है। तो देखिए चारों ऑप्शन में हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी धातु होती है वह विद्युत धनात्मक होती है और जितने अधातु है वह विद्युत ऋणात्मक बनाती है। तो देखिए सल्फर अधातु है, ये तो होबे नहीं करेगा। उसके बाद देखिए क्लोरीन, ये भी अधातु है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गए, एक मैग्नीशियम एक एल्युमिनियम, जो कि धातु है। तो इसमें दोनों में सबसे अधिक पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन होती है, मैग्नीशियम, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में 11 से 18 तक परमाणु संख्या वाले तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है। तो देखिए 11 से 18 तक के परमाणु संख्या, तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम। मतलब यह है कि सबसे बाईं तरफ आवर्त सारणी में, और सबसे दाईं तरफ सबसे कौन होता है अक्रिय गैस, जिसमें क्या आता है हीलियम आता है,
उसके बाद नियॉन आता है, उसके बाद आर्गन आता है। ये जितने भी हम लोग तत्व लिखे हैं ये बाईं तरफ है, ये जितने भी तत्व लिखा हुआ है यह आवर्त सारणी के सबसे दाईं तरफ है, यानी दाईं तरफ अक्रिय तत्व होते हैं और बाईं तरफ क्षारीय धातु होते हैं। तो 11 से पूछा जा रहा है, तो 11 नंबर में कौन होता है? सोडियम, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18। तो क्वेश्चन है किस आवर्त में आते हैं? तो देखिए ये तो पहला आवर्त हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा आवर्त है, यानी तीसरा आवर्त में देख रहे हैं सोडियम से आर्गन आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। डैश का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट के रूप में किया जाता है। तो देखिए वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण करने में जिस कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वह होता है निकल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल दिया गया है केमिस्ट्री से। क्वेश्चन है जस्ता के 23.3 ग्राम में मोल्स की संख्या है। तो देखिए अब दोस्तों आपको बता दें, अगर मोल निकालना है तो इसके कई फार्मूला होते हैं। यहाँ पे ग्राम दिया है तो हम लोग मोल को एकदम सिंपल निकाल सकते हैं। मोल इक्वल टू होता है W इन ग्राम बटा, अगर तत्व है तो एटॉमिक वेट हो जाएगा यानी परमाणु भार, अगर वह यौगिक है तो हो जाएगा मोलिकुलर वेट। लेकिन यहाँ पे जस्ता यानी तत्व है तो कितना? 23.3। उसके बाद देखिए 23 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद देखिए जिंक परमाणु से कितना होता है? 30। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है लगभग 69 पॉइंट कुछ होता है। अब इसको काटेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 0.35। 0.35 क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मोल की ही संख्या पूछा जा रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन प्रजनन में माता पिता योगदान देते हैं। जीन के 1/4 का, जीन का आधा का, जीन के 3/4 का। तो जीन के आधा का योगदान देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे देते हैं देखिए बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मेल और देखिए फीमेल, यानी यह माता और यह पिता। तो एक जोड़ा इसमें माता का और एक जोड़ा क्या होते हैं? पिता का, यानी कुल मिला के इसमें कितना का योगदान होता है? आधा का। तो अब जाकर कितना पूछता है? क्रोमोसोम की संख्या 46। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियाँ चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति का पता लगाए। अब देखिए हमको यहाँ पे शक्ति निकालना है, तो हम लोग जानते हैं शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P = वर्क डन बाई टाइम। तो देखिए वर्क कितना हो जाएगा? वर्क जो mgh बटा टाइम। अब देखिए m कितना है? 50 kg। उसके बाद देखिए g कितना दिया गया है? 10। उसके बाद देखेंगे h कितना है? ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा देखिए 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे टाइम कितना दिया गया है? टाइम है 9 सेकंड। और यहाँ पे कितना सीढ़ी चढ़ता है? 45 को। तो यहाँ 45 हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे आंसर देखिए 9 × 5 = 45, 5 आ गया। यहाँ पे नीचे डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो से इस दोनों जीरो को हम क्या कर देंगे? काट देंगे। तो यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 15 और यहाँ पे 5। 5 में 5 25, अब 25 में 15 से गुना करेंगे कितना आएगा? 375। और कितना हो जाएगा? वाट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 375 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। जहाँ पे टाइम लग रहा था इसका मतलब दर हो जाता है। तो क्वेश्चन है विस्थापन की दर। तो विस्थापन की दर को हम किसके नाम से जानते हैं? वेग के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, और यह सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन है डैश एक बीजपत्री पौधा है, यानी किसमें एक बीज होता है और एक पत्ता होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लहसुन, जो कि एक बीजपत्री पौधा है, बाकी द्विबीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 वाट का एक बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा खपत करता है, तो बल्ब कितने समय में चमकेगा? तो देखिए हमको यहाँ पे टाइम निकालना है
और देखिए पावर दिया गया है और इसका एनर्जी भी दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाई टाइम। तो देखिए शक्ति कितना है 50, वर्क कितना दिया गया है 1000, टाइम तो निकालना ही है। यहाँ पे काटेंगे 0 से 0, 5 दूना 10 यानी 20, टाइम कितना सेकंड हो जाएगा 20 सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। अब देखिए हमको चेक कर लेते हैं कि किसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होता है और 3 कक्षाएं होती है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो चारों ऑप्शन जो कि अक्रिय तत्व है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी अक्रिय तत्व है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि उसके साथ कितना कक्षा होना चाहिए, 3 ही कक्षा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि इसमें 3 कक्षा आता है। तो सबसे पहले इसका देखेंगे आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन, क्योंकि आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है और इसमें पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 यानी 10 हो गया और तीसरा में कितना आएगा 8, कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 18। तो पहला कक्षा के, दूसरा एल और तीसरा क्या हो गया एम। तो 3 कक्षा किस में आएगा सिर्फ आर्गन में, बाकी 4-5 कक्षा आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण उसके बाद ब्लीचिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें कौन सा गैस मौजूद रहता है क्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब डैश उनमें प्रवाहित होता है जिसमें रंध्रीय छिद्र खुल जाता है तो रक्षक कोशिकाएं सूज जाती हैं। तो क्या प्रवाहित होता है, जल प्रवाहित होता है तब रंध्रीय छिद्र खुल जाता है यानी जल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद वापस जमीन पर 12.5 सेकेंड के बाद आती है तो उसे फेंकने का वेग ज्ञात कीजिए। यानी देखिए सबसे पहले गेंद को कहाँ बिगा जा रहा है ऊपर की ओर। अब जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर बिगते हैं तो उस कंडीशन में भी हमेशा क्या होता है 0 होता है। उसके बाद देखिए टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया है 12.5 सेकेंड और हम लोग जानते हैं कि G इक्वल टू कितना होता है लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमको ज्ञात करना है कि उसे फेंकने का वेग यानी वेलोसिटी निकालना है। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो v होता है इक्वल टू, अब देखिए ऊपर की ओर बिगा जा रहा है इसलिए यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के मतलब गुरुत्व के अधीन है, इसलिए यहाँ हो जाएगा यहाँ पे u माइनस GT। अब देखिए v यानी फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 है, उसके बाद देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो निकालना ही है। तो u माइनस g का मान कितना है, g के मान 10 और देखिए टाइम कितना है, देखिए गेंद को जाने में और वापस आने में कितना सेकंड लग रहा है 12.5। तो सिर्फ फेंकने का वेग निकालना है ना, तो जाने में इसका हम आधा मतलब आने जाने में 12.5 सेकंड है, तो सिर्फ जाने में कितना सेकंड होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25। तो यहाँ पे हम गुना कर लेंगे 6.25 से, तो और यहाँ पे माइनस है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, लगभग हो जाएगा कितना 61 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हम देखेंगे किस ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है डैश ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है। तो त्वचा के नीचे जो ऊतक होते हैं उसको हम लोग वसा ऊतक या एडिपोज ऊतक के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका वर्क क्या होता है, यह शरीर को गर्म रखने में कारगर होती है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, कार्ल लिनियस को माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल लिनियस। अब देखिए इसे वर्गीकरण का जनक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इसका एक बुक है जो कि बहुत ही प्रचलित है जिसको आप याद रखिएगा, क्या है पुस्तक सिस्टमा नेचर। इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है, जंतु, उसके बाद पादप का इसमें वर्गीकरण के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है।
तो दोस्तों हम लोग देख लिए आज सेट नंबर 6 का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व करके आंसर को देख लिए। तो दोस्तों आप इसी तरह सेट का प्रैक्टिस करते रहें और अपने तैयारी को मजबूत रखें, ताकि आने वाले एग्जाम जैसे आपको पता ही है रेलवे आरआरसी ग्रुप डी में आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। आप इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।